हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे हो ना। मेहनत मेहनत तो चल रही होगी, मेहनत में तो कोई कमी नहीं हो रही है। बिल्कुल, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन हर्षेरा के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्ता एम्पायर हम समाप्त कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन देखा था और रीजंस देख लिए थे क्या किन के बाद आके गुप्ता एम्पायर एंड हो गया था। मैंने बताया था आपको ह्यून्स इन्वेशन हुआ था, तो उसमें आक्रमण वगैरह हो गए थे ह्यून्स की तरफ से। तो स्कंदगुप्त के टाइम पे मतलब उसके बाद ये धीरे-धीरे अपने ही रूलर्स उनके दगाबाजी करने लग गए, और वहाँ से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो हर्षवर्धन हर्षेरा निकल के आया ना, ये निकल के कहाँ से आया? एक्चुअल में गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन हो रहा था, गुप्ता एम्पायर जब मतलब उसका डिक्लाइन शुरू हो रहा था, जब वो चल रहा था, तो छोटे-छोटे जब वो राजा ही नहीं बचा, तो जो छोटे-छोटे रूलर्स थे ना, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। छोटे-छोटे रूलर्स बोले तो वो जो होते थे जमींदार जो होते हैं, एक्चुअल में हर्षवर्धन भी एक जमींदार थे। ठीक है? ये जो थे, इन्होंने क्या है कि अपना इंडिपेंडेंट अपने आप को स्वतंत्र साबित कर लिया कि भैया हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की डायनेस्टी बनाए थे। काफ़ी सारी डायनेस्टियाँ थी, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पल्लवा डायनेस्टी, और एक है शुभित डायनेस्टी, आगे शुभित डायनेस्टी। तो ये सब छोटी-छोटी डायनेस्टी इन्होंने अपना खुद का किंगडम बना लिया, और उसमें सबसे बड़ी डायनेस्टी थी हर्षवर्धन की। ठीक है? हर्षा एम्पायर जो था, वो सबसे बड़ा एम्पायर था, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया लगभग-लगभग पूरा ही कैप्चर कर लिया था, नॉर्थ इंडिया। ठीक है? नीचे आगे आपके चालुक्य डायनेस्टी आ गई थी, फिर वो राष्ट्रकूटास वगैरह वो हम आगे देखेंगे, और आज बेसिकली हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हर्षारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में जमींदार थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, जिन्होंने रिवोल्ट करके इन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता दे दी थी कि भैया हम यहाँ पर अब राज करेंगे। ठीक है? इतने पोर्शन में हम राज करेंगे। तो हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा। ठीक है? मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर्षेरा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स से थोड़ा-सा बताऊँगा ज़रा हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने एनसीईआरटी पर। ठीक है? क्योंकि कुछ मैंने मेंशन कर रखी हैं चीज़ें, जो भी आपको एक ऐसे मैं तो एक स्टोरी के बेस पे समझाऊँगा आपको। ठीक है? अब एक्चुअल में ये जो हर्षवर्धन है, ये कौन-सी डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते हैं? ये बेसिकली शुभूति डायनेस्टी, PUSHYABHUTI, शुभूति डायनेस्टी से। इसको प्रोनाउंस हम पुष्यभूति भी कर सकते हैं, शुभूति भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लो जो अच्छा लगता है। शुभूति डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते हैं, और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 621 बीसी के आसपास का इनका टाइम पीरियड है। ठीक है? ओके, तो फाउंडर कौन है? फाउंडर बेसिकली इनके मतलब फाउंडर के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। एक निर्बंध नाम के जो व्यक्ति हैं वो फाउंडर कह लो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किंग कौन है? हर्षवर्धन। इम्पोर्टेंट किंग के ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले के जो किंग है वो मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दूँगा कौन-कौन है, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है उनसे रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया नहीं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? बट हर्षेरा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स बने हैं एग्ज़ाम में, तो हर्षवर्धन पढ़ना ज़रूरी है, तो उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इम्पोर्टेंट रूलर है हर्षवर्धन, ठीक है? शिवभूति डायनेस्टी, और इसको वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं। वर्धन डायनेस्टी, VARDHAN, वर्धन डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ हर में जाके जिएँगे, और वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ है भाई जो मतलब पढ़ने वाली है। ठीक है? तो आँखें बंद करो, आँखें बंद करो। कर ली? रेडी? 1, 2, 3 गो! पहुँच गए? पहुँच गए, नहीं पहुँच गए? नहीं पहुँचे? अरे पहुँच गए भई, देखो, समझो बात को अब, चीज़ें फ़ील करना, ठीक है? देखो ऐसा है कि अभी हम पहुँच चुके हैं हरशहरा में, वहाँ हम देख लें एक फैमिली है, ठीक है? जिसमें जो मेन हेड है वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ऐसे समझ लो कि हर्षवर्धन एरा के, मतलब हर्षवर्धन फाउंडर कह लो आप शुभूति डायनेस्टी के, प्रभाकर वर्धन, ठीक है? फाउंडर आप कह सकते हो कि फाउंडर आप, कन्फ्यूज़न है फाउंडर है कौन, एग्ज़ैक्ट क्लियर हमारे पास कोई चीज़ है नहीं। प्रभाकर वर्धन हैं, जिनके 3 संतान हैं, जिनकी 2 हैं, 2 एक का नाम है एक का नाम है हर्षवर्धन, एक का नाम है राजश्री, जो कि एक बहन है हर्षवर्धन की, और एक इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है राज्यवर्धन। एक कौन है इनके बड़े भाई? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई है राज्यवर्धन, उनकी एक बहन भी है राजश्री के नाम से, ठीक है? ये परिवार है एक। अब क्या है कि प्रभाकर वर्धन उस टाइम पे मेन थे, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ये जो पूरा एरिया आ गया, ये पूरा किनके पास, हमने देख लिया प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है, उनके बाद ये पूरा एरिया आ चुका है राज्यवर्धन के पास। हर्षवर्धन उस टाइम पे छोटे थे, ये वो छोटे बालक हैं, ठीक है? हर्षवर्धन राज्यवर्धन के पास आ चुका है। अब एक्चुअल में राज्यवर्धन के पास जब ये एरिया आ गया, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो गई, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जब उन्होंने थ्रोन को एक्सेसिशन किया उनका, तो राज्याभिषेक के बाद उनके काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ गई उनके ऊपर।
जिम्मेदारियां आ गई तो एक उन्होंने क्या करा, सबसे पहली जिम्मेदारी हो गई अपनी सिस्टर की, उनकी शादी करनी थी, उनकी शादी करी उन्होंने गिरधावर्मन नाम के एक व्यक्ति से। गृहावर्मन गृहावर्मन नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने अपनी बहन की शादी करी। शादी करने के बाद क्या हुआ कि एक शशांक नामक एक रूलर था बंगाल का, उसने और लोगों के साथ मिलके, वो हम एनसीईआरटी में भी है मेंशन, वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसने और लोगों के साथ मिलके क्या करा, वो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा था, बेसिकली बिलॉन्ग्स टू चालुक्य डायनेस्टी। वो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा था, तो एरिया एक्सपेंड करने के बाद उसने गृहावर्मन का मर्डर कर दिया। गृहावर्मन से उनकी लड़ाई हुई, गृहावर्मन का उसने मर्डर कर दिया और वो कैप्चर करना चाहता था राजश्री को, मतलब इनकी बहन को, कि वो मेरे साम्राज्य में दासी बनकर रहे, वो कैप्चर करना चाहता था। तो यहाँ से क्या हुआ कि अ अब ये बात पता चली किसको? राज्यवर्मन को। राज्यवर्मन कौन? हर्षवर्धन के बड़े भाई जो हैं। मतलब जिनके पास अभी एक्चुअल में हर्षा एम्पायर जिनके पास उस टाइम पे है वो, ठीक है? तो इनका क्या हिसाब था कि जैसे ही उनको ये बात पता चली, उन भाई का दिमाग घूम गया। दिमाग घूमने के बाद आप देख रहे हो कि वो तलवारें वगैरह लेके जा रहा है, लेकिन कैपिटल पे पहुँचने से पहले ही शशांक ने बड़ी चालाकी से राज्यवर्मन को ही हटा दिया, रास्ते से। राज्यवर्धन को इसने रास्ते से हटा दिया, कहने का मतलब है कि मतलब उसने बहुत ही चालाकी से राज्यवर्धन का मर्डर कर दिया वहाँ पर। राज्यवर्धन का मर्डर करने के बाद अब भाई ये बात पता चली राजश्री को, तो राजश्री को जैसे ही पता चला कि ये मेरे को कैप्चर करने आ रहा है, मेरे को अपने किंगडम में लेने आ रहा है, तो राजश्री वहाँ से जंगलों की ओर भाग गई और उनके हाथ नहीं लगी। ये एक्चुअल में रियलिटी है, ठीक है? कहानी मतलब मेंशन है स्क्रिप्शंस में, हमने जो पढ़ा है हम तो वो बता रहे हैं आपको कि राजश्री जंगलों में भाग गई और उसके बाद उसका कुछ अता-पता नहीं चला, ठीक है? धीरे-धीरे ये जब हर्षवर्धन बड़े हुए, तो हर्षवर्धन के सामने आती है चीज़ कि यार मेरे भाई को ऐसे मार दिया गया और मेरी बहन अभी तक लापता है। तो सारा किंगडम जब हर्षवर्धन के पास में आ गया, तो हर्षवर्धन ने कहा कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा और पहले काम अपनी बहन को मैं ढूँढ के लाऊँगा। तो सबसे पहले उसने अपनी बहन को ढूँढा, उसके बाद शशांक को उसने निपटाया। कहने का मतलब ये है, शशांक ने पूरा हर्षवर्धन जो एम्पायर है नॉर्थ इंडिया, वो एक तरह से कैप्चर कर लिया था। उसमें शशांक ने अपना वो कर लिया था, लेकिन दोबारा से हर्षवर्धन ने, जो पहले हर्षा एम्पायर ही था, जो उस टाइम पे राज्यवर्धन के टाइम पे जो उन्होंने कैप्चर कर रखा था, वो शशांक ने छीन लिया। फिर हर्षवर्धन ने शशांक से उसको दोबारा छीना। ठीक है? तो ध्यान रखना इस तरह से। तो दोबारा छीना हर्षवर्धन ने। तो ये एक बेसिकली छोटी-सी स्टोरी थी। इसके बाद कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहले तो उसने अपनी बहन को ढूँढ लिया था, ढूँढने के बाद बेटा-बेटा ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको पढ़ाएँगे अच्छे से, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि ओके, डायनेस्टीज़ लाइक चालुक्याज़ एंड पल्लवाज़ आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द हर्ष टाइम ऑफ पीरियड। चालुक्य और द पल्लवा डायनेस्टी भी थी, जो बेसिकली ये सब गुप्ता एम्पायर में ही आते थे, बट खुद अपना इन्होंने वो एस्टेब्लिश कर लिया था, इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश कर ली थी। इसके बाद हर्षवर्धन को जो हराया गया, वो पुलकेशिन II के द्वारा हराया गया है। वो हम देखेंगे अभी चालुक्याज़ ने हराया था। इसके बाद ह्यून सेंग नामक एक व्यक्ति थे, वो इंडिया आए थे। तो बेसिकली बस ये छोटी-सी स्टोरी थी, जो मेरे को आपको सुनानी थी। एनसीईआरटी में भी मेंशन वो है। तो फिलहाल बस ये स्टोरी थी जो अपने नोट से, बाकी सब कुछ सिमिलर है। एनसीईआरटी में भी वही चीज़ प्रेज़ेंट है, मेरे नोट्स में भी वही चीज़ प्रेज़ेंट है, तो हम चीज़ें हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? ओके, देख लेते हैं अभी हम हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? The decline of the Gupta Empire was followed by a period of political disorder and disunity in North India. It was only the beginning of the 7th century AD that हर्षवर्धन succeeded in establishing a larger kingdom. हर्षवर्धन ने गुप्ता एम्पायर के बाद में लार्जर किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है? The chief sources for tracing the history of Harsha and times are हर्षचरित्रा। हर्षचरित्रा रिटन बाय बना भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये बेसिकली एक संस्कृत राइटर थी। 7th सेंचुरी, आई थिंक 6th या 7th सेंचुरी एडी के टाइम की राइटर थी। ठीक है? जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी। इसमें पूरा ज़िक्र किया गया हर्षवर्धन का। और एक ट्रैवलर, मतलब एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ह्यून सेंग। ह्यून सेंग एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हर्षवर्धन के बारे में मेंशन किया। हर्षवर्धन के मतलब बहुत ज़्यादा करीबी थे ये, ठीक है? Bana was the court poet of Harsha. Hyun Seng was a Chinese traveler. ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे who visited India in the 7th century AD. 7th century AD में ये इंडिया आए थे घूमने के पर्पज से, ठीक है? Beside these two sources, the drama written by Harsha, namely हर्ष के द्वारा कुछ ड्रामा भी लिखे गए हैं, जैसे रत्नावली हो गया, नागनंदा हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। ये भी कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उनके लाइफ के बारे में बताने के लिए। इसके बाद मधुबन प्लेड इंस्क्रिप्शंस एंड द सोनपत इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो हर्ष के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली ये बात क्या है कि ये चीज़ें हैं जो हर्ष के बारे में बताती हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अर्ली लाइफ और हर्ष की अब लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आता है। द फाउंडर ऑफ द फैमिली
ऑफ हर्षा वाज शिवभूति। देखो शिवभूति फाउंडर ऑफ द फैमिली, हर्ष की फैमिली के जो फाउंडर वो शिवभूति हैं। शिवभूति नाम पड़ गया है, यहाँ से डायनेस्टी का भी शिवभूति नाम डायनेस्टी का पड़ गया है। ठीक है, शिवभूति व फेडेटरीज ऑफ द गुप्तास के निकलने का मतलब ये है कि गुप्ता का ही पार्ट है, गुप्ता एम्पायर का ही पार्ट है। बस गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया, कोई राजा कुछ समय तक बचा नहीं था गुप्ता एम्पायर में, तो इन्होंने छोटे-छोटे किंगडम्स जो थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंसी दे दी कि भैया हमें सब कुछ। दे कॉल्ड देमसेल्फ वर्दन्स, वर्दन्स अपने आप को वो लोग कहलाते थे। इसके बाद मैंने बताया था आपको हिंस के इन्वेशन हुए थे, ठीक है? तो उसकी वजह से डिक्लाइन हो गया था। तो आफ्टर द ह्यून इन्वेशन दे अज़्यूम इंडिपेंडेंस। हिंस के बाद जब कहा कि भाई हिंस से ही अपने राज्य को नहीं बचा पाए तो हमसे क्या बचा पाएँगे, तो हम भी अपनी-अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं। द फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ शिवभूति डायनेस्टी वाज़ प्रभाकर वर्धन। दो फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग थे शिवभूति डायनेस्टी के, वो थे प्रभाकर वर्धन। नाम ध्यान रखना, हालाँकि इन्होंने इतना कुछ किया नहीं है, बस नाम ही ध्यान रखना है, इनका काम वगैरह इनके कुछ थे नहीं। हिज कैपिटल वाज़ थानेश्वर, थानेश्वर उनकी कैपिटल थी। ही अज़्यूम्ड द टाइटल लाइक महाराजाधिराजा एंड परमभद्रका। ये इन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिए थे महाराजाधिराजा। देखो यहाँ पर अब ये स्टोरी मेंशन है वो वाली जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना अभी, ये स्टोरी यहाँ पर भी मेंशन है। आफ्टर प्रभाकर वर्धन्स डेथ, उनकी डेथ के बाद हिज एल्डर सन राज्यवर्धन केम टू थ्रोन, राज्यवर्धन के पास पूरा शासन आ चुका था। ही हैड टू फेस प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सेशन। उनके राज्य अभिषेक के बाद से ही उनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले मस्त की लाइफ चल रही थी, वैसे जिंदगी की चल रही थी ऐश, बट राज्याभिषेक के बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। हिज सिस्टर राजश्री, मैंने बताया राजश्री उनकी बहन, ही मैरिड द मकौरी रूलर, मकौरी रूलर थे एक गृहवर्मन, उनसे उनकी शादी कराई गई। द रूलर ऑफ मालवा देवगुप्त इन लीग विद शशांक, देवगुप्त और शशांक ने मिलके बंगाल, मतलब ये बंगाल के रूलर थे, इन्होंने गृहवर्मन का मर्डर कर दिया, इनका एरिया कैप्चर कर लिया और चाहते थे कैप्चर करना राजश्री को भी अपने थ्रोन में, ठीक है। इमीडिएटली ऑन हियरिंग दिस न्यूज, जैसे ये न्यूज उनको पता चली, राज्यवर्धन जो उन्होंने मार्च किया मालवा किंग के अगेंस्ट, उन्होंने अपनी सेना भेज दी कि जाओ निपटाओ। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, बट बिफोर ही कुड टर्न टू हिज कैपिटल ही वाज मर्डर्ड बाय शशांक, ही वाज ट्रिकर्सली मर्डर्ड बाय शशांक, शशांका के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया। इन द मीन टाइम राजश्री एस्केप्ड इनटू फॉरेस्ट, राजश्री जंगलों में भाग गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कैप्चर होना, वो किसी की वो बनना नहीं चाहती थी, तो वो जंगलों में भाग गई थी। इसके बाद हर्षवर्धन की जैसी एंट्री होती, तो हर्ष नाउ सक्सेडेड हिज ब्रदर एट थानेश्वर। हिज फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी वाज टू रेस्क्यू हिज सिस्टर। उसकी पहली रिस्पांसिबिलिटी कि अपनी बहन को ढूंढे, बहन को बचाए, जो कि उसने किया भी। उसके बाद उसने कहा कि बेटा तू जो बदतमीजी कर रहा, रुक जा, अभी आ रहा हूं। तो वो आर्मी लेके गया और उसने थप्पड़ फेरे शशांक के, और पूरा एरिया जो था वो फिर से कैप्चर कर लिया। वो हर्षा एम्पायर उसने एस्टेब्लिश किया और उसने बहुत ज्यादा फैलाया था हर्षा एम्पायर। ही फर्स्ट रेस्क्यूड हिज सिस्टर व्हेन शी वाज अबाउट टू इमोलेट हरसेल्फ। इसके बाद सिस्टर एंड टू एवरेज किलिंग ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, उनके ब्रदर और ब्रदर इन लॉ का उसने बदला लिया। शशांक को उसने निपटाया और वो हर्षवर्धन मतलब हर्ष एम्पायर वहां पर एस्टेब्लिश किया। अब हम उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में देख रहे हैं, उसकी जो-जो विजय हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन, जब फर्स्ट एक्सपीडिशन हुआ, हर्षा ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज से पहले तो उखाड़ फेंका इसे तो कन्नौज से पहले शशांक को हटाया और उसने नई कैपिटल बनाई वहां पे अपनी, हर्षा एम्पायर की नई कैपिटल बन के आई कन्नौज। पहले कौन सी थी? थानेश्वर। उनके टाइम पे राज्यवर्धन के टाइम पे और प्रभाकर वर्धन के टाइम पे थानेश्वर थी। इसके बाद बात करते हैं एक सेकंड। दिस मेड हिम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। हर्षा फॉट अगेंस्ट ध्रुव सेना सेकंड, और कौन सी लड़ाई हुई है? वल्लभी के ध्रुव सेना सेकंड थे, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई हुई और उनको हरा लिया था। ध्रुव सेना सेकंड बिकेम अ वसल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेनिंग ऑफ हर्षा वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मतलब इंपॉर्टेंट बैटल जो इन्होंने लड़ी, वो चालुक्यास का एक रूलर था पुलकेशिन सेकंड, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ी। जहां पर सोर्सेस के मुताबिक ये कंफर्म नहीं है, बट सोर्सेस के मुताबिक ये बताया गया कि वो बैटल इन्होंने हारी थी, वो बैटल ये हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। एक्चुअल में चालुक्य डायनेस्टी थोड़ा साउथ की तरफ आ गई थी और ये नॉर्थ का इनका पूरा एम्पायर था, तो ये साउथ की ओर बढ़ाना चाह रहे थे। तो उसने अपनी आर्मी को लेके वो गया, लेकिन पुलकेशिन टू के द्वारा उसका युद्ध हुआ और युद्ध में वो हार गया। तो उसने कहने का मतलब चालुक्य डायनेस्टी में एंटर उसको नहीं करने दिया। ठीक है। Both the accounts of Yun Seng and the inscriptions of Pulakesin to provide the details of his camping. यून सेंग ने भी बताया इस चीज के बारे में। हर्षा विद एन एम्बिशंस टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर मार्च अगेंस्ट द चालुक्य रूलर। मैंने बताया आपको चालुक्य रूलर की और इसने मार्च करना शुरू करा। पुलकेशिन टू से लड़ाई हुई और लड़ाई में वो हार गया। बट द एहोल इंस्क्रिप्शंस ऑफ पुलकेशिन टू, एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन टू का एक एहोल इंस्क्रिप्शंस है, उसमें मेंशन है हर्षवर्धन पुलकेशिन से हार गया था। ठीक है। जिसके बाद पुलकेशिन टू को परमेश्वर टाइटल दे दिया गया।
ध्यान रखना पुलकेशिन 2 को, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पुलकेशिन 2 से, ध्यान रखना इस बात का, फालतू कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। यूनसेक अकाउंट्स आल्सो कंफर्म्स द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन 2। यूनसेन के जो अकाउंट्स थे, जो उन्होंने चीजें लिखी थी, उसमें भी ये कंफर्म किया गया कि पुलकेशिन 2 से हर्षवर्धन हार गए थे। इसके बाद हर्ष ने एक और लड़ाई लड़ी, किसके खिलाफ? सिंध के रूलर के खिलाफ। वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, छोटा सा किंगडम था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो उसने कहा इसको मिला लेता हूं मैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनसे वो जीत पाए थे या नहीं, ऐसा कहीं सोर्सेज में मेंशन नहीं है। नेपाल हैड एक्सेप्टेड हर्षास ओवरलॉर्डशिप, मतलब नेपाल ने तो पहले कबूल कर लिया कि जय हो प्रभु, चलो जी हम तो आपके साथ हैं। Harsha establishes control over Kashmir and its ruler was sent tribes to him. He also maintained cordial relationship भास्कर वर्मन, the ruler of Assam. असम के जो रूलर थे भास्कर वर्मन, उनके साथ उनके cordial relation थे, अच्छे खासे संबंध बना रखे थे उन्होंने कि भाई भाईचारा है अपना, भाईचारा on top. Harsha's last military campaign was against the kingdom of Kalinga in Odisha. कलिंगा किंगडम के अगेंस्ट इनका लास्ट बैटल था, मतलब लास्ट लड़ाई थी, और वो इन्होंने बकायदा उड़ीसा में, मतलब बकायदा इन्होंने इज्जत तरीके से, ना बेइज्जती ना कराते हुए ये बैटल उन्होंने जीती थी बिना पिटे। ठीक है। हर्षा एस्टैब्लिशेस ओल्ड ओवर द होल नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इसने पूरा एस्टैब्लिश कर दिया अपना हर्षा एम्पायर। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया जो आजकल की बात कर, अगर मैं आपको पहचान करवाऊं तो राजस्थान वाला पोर्शन, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार एंड उड़ीसा। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन पूरा हर्षवर्धन ने कैप्चर कर लिया था। The peripheral states such as Kashmir, Sindh, Wallabhi and Kamrupa acknowledges sovereignty. कश्मीर, सिंध, वल्लभी और कमरूपा ने पहले ही कबूल कर लिया कि जाओ प्रभु हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। तो ये उनके मिलिट्री की कुछ विजय थी, जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी और कैसे कैसे वो जीती थी। अब देखते हैं हर्षा एंड बुद्धिज्म का आपस में क्या कनेक्शन है, बुद्धिज्म से क्या कनेक्शन है इनका। इन हिज अर्ली लाइफ हर्षा वाज अ डिवोट सेवा। डिवोट क्या होते हैं? कट्टर जो होते हैं, अपने धर्म के प्रति जो कट्टर, कट्टर का मतलब होता है डिवोट। ठीक है। इन हिज अर्ली लाइफ हर्षा वाज अ डिवोट सेवा। सेविज्म जो बेसिकली ट्रेडिशन है, सेविज्म, तो सेविज्म ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते थे। बट लेटर ही बिकेम एन आर्डियंट हिनायर बुद्धिस्ट। लेकिन बाद में इन्होंने परिवर्तन करा अपने में, हिनायर बुद्धिस्ट इन्होंने अपना लिया, बुद्धिज्म इन्होंने अपना लिया। यून से कन्वर्टेड हिम टू महायाना बुद्धिज्म। ह्यून सेंग ने इनको कन्वर्ट किया था, एक्चुअल में कोट पोएट कह लो आप यहाँ के, कि बहुत ज्यादा इनको मानते थे हर्षवर्धन ह्यून सेंग को। हर्षा प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम। उसने जानवरों को खाना बनाना उसने बिल्कुल बैन कर दिया था कि कोई भी जानवर की मृत्यु नहीं होगी किसी भी तरह की। कहने का मतलब नॉनवेज उन्होंने बिल्कुल बंद करा दिया था। एंड और उनको वो लोग सजा देते थे, जो ये काम करते थे, जो जानवरों को मारते थे, उनको ये लोग सजा देते थे। ठीक है। He erected thousands of stupas and established traveler rest all over his kingdoms. उसने काफी सारे, मतलब हजारों की ताकत में स्तूपास उसने निर्माण किया। इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण किया। और काफी सारे ट्रैवलर जो बाहर के थे, चाइनीज ट्रैवलर इस टाइम पे बहुत आ रहे थे। एक तो यून सेंग थे, एक और चाइनीज ट्रैवलर आए थे, मुझे उनका नाम बताओ कमेंट करके, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उनका नाम मेरे को आप बताओ, पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो जो जितने भी चाइनीज ट्रैवलर या फिर कोई भी और ट्रैवलर आए थे, उनके लिए ये लोग, इन्होंने रहने में खाने की व्यवस्था इन्होंने बहुत ज्यादा कराई थी अपने किंगडम में। ही ऑल्सो इलेक्टेड मोनेस्ट्रीज एट द बुद्धिस्ट के, मतलब मठ वगैरह इन्होंने काफी ज्यादा बनवाए थे। वंस इन अ 5 year ही कन्वेंट अ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और रिलीजन एंड ऑनर्ड देम विद गिफ्ट्स एंड कॉस्टली। ये बहुत ही दिलफेक आदमी थे, कहने का मतलब पैसा ये बहुत दिल से खर्च करते थे। तो 5 साल में एक बार ये सभी धर्मों के जितने भी मेन मेन लोग हैं उनको बुलाते थे, अपने असेंबली वगैरह कराते थे। अभी बताएंगे हम कन्नौज असेंबली के बारे में, इसके जस्ट नीचे ही है। फिर इसके बाद एक और असेंबली हुई थी, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे आपको क्या क्या बताओ उसमें। तो ये बहुत ही दिलफेक आदमी थे। 5 साल में एक बार ये सभी धर्मों के जो मेन हेड है उनको बुलाते थे, उनको तोहफा देते थे, उनकी प्रजा के लिए तोहफा ये देते थे, बहुत ही महंगे महंगे। इसके बाद ये बुद्धिस्ट मॉन्क को एक साथ लेकर आए, और इन्होंने जहां जहां काउंसिल कराई वहां पे बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया इन्होंने। यून सेंग ने भी बुद्धिज्म का प्रचार किया, आगे जाके पंगा भी हो गया था एक, वो बताऊंगा मैं आपको क्या पंगा हुआ था। हम्म। कन्नौज असेंबली की बात करते हैं। कन्नौज असेंबली बोले तो एक लोगों को एक एकत्रित किया था उन्होंने, बहुत बड़ी असेंबली हुई थी, ध्यान रखना कन्नौज असेंबली से क्वेश्चन बनता है। हर्षा ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज टू ऑनर द चाइनीज पिलग्रिम यून सेंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज। ह्यून सेंग को सम्मानित करने के लिए कन्नौज असेंबली गठित कराई गई। इन्होंने कन्नौज असेंबली करवाई थी ह्यून सेंग को, जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सेंग, उनको सम्मानित करने के लिए। उन्होंने इस असेंबली में ही इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिलीजियस है, जितने भी धर्म थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो मेन हेड थे उनको बुलाया था।
और किन-किन द्वारा ये अटेंड की गई थी? 20 राजा थे, अलग-अलग डायनेस्टीज़ के 20 राजा थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से थाउज़ेंड्स ऑफ स्कॉलर्स थे, 1000 स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी के थे। 300 हिनाइस्ट थे एंड माइनिस्ट हिनाइस्ट मिला के 300 थे और 3000 ब्राह्मण्स एंड जैनिज़्म थे। ठीक है? जैन जो लोग थे वो थे। द असेंबली वंडर 23 दिन तक ये असेंबली चली, बहुत ज़्यादा लोगों को गिफ्ट वगैरह और सम्मान भाई खाना-पीना मस्त एकदम चला यहाँ पे। यूनसेन एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ द माइनर डॉक्ट्रिन्स। यहाँ पर एक पंगा भी पड़ गया था। क्या? अब इन्होंने क्या काम करा, यूनसेंग और इन्होंने हर्षवर्धन ने मिलके बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर दिखाया। तब और धर्मों से बुद्धिज्म को सुपीरियर दिखाया। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। मतलब वहीं पर ही उन्होंने वायलेंस कर दिया उस असेंबली में ही और ट्राई किया हर्ष को मारने का। एक बंदे ने हर्ष को मारने का भी ट्राई किया, बट उसको पकड़ लिया गया और बाद में पनिश किया गया। उसको सज़ा दी गई। लेकिन यहाँ पे दंगे भड़क गए थे। कन्नौज असेंबली इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या काम करा, बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर दिखाया और धर्मों के मुकाबले कंपैरिज़न कर दिया। अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन और धर्मों से कंपैरिज़न मत करो कि उनको नीचा मत दिखाओ, सभी एक समान है, ये होना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म को ऊँचा दिखा दिया, बुद्धिज्म को। तो यहाँ से कुछ लोग भड़क गए, हिंसा हुई, हिंसा के बाद हर्ष को मारने का ट्राई करा गया, लेकिन जिसने किया उसको पकड़ के पनिश किया गया बकायदा। ठीक है? फाइनल डे पर असेंबली के फाइनल डे पे यून सेंग वाज़ ऑनर्ड विद कॉस्टली प्रेजेंट्स। बहुत ज़्यादा उसको गिफ्ट्स, यून सेंग को बहुत ज़्यादा कॉस्टली महँगे गिफ्ट्स दिए गए फाइनल डे पर। तो ये थी कन्नौज असेंबली, ध्यान रखना। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन आता है कन्नौज असेंबली से, ठीक है? ध्यान रखना, याद रखना, भूलना नहीं। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। यून सेंग मेंशन इन हिज अकाउंट्स अबाउट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसको प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज़ प्रयाग। इट वाज़ द वन अमंग द कॉन्फ्रेंस रूटीनली कन्वेंड बाय हर्ष वंस इन अ 5 ईयर। जो 5 साल में एक बार असेंबली कराता था ना, उनमें से एक इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस भी है। ठीक है? इसमें क्या करता है, हर्षा गिव अवे हिज एनॉर्मस वेल्थ एज़ गिफ्ट टू द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी धर्म के लोग थे, कहने का मतलब हर 5 साल में एक सभा बुलाता थे, धर्म के लोगों को बुलाता था और उनको गिफ्ट्स वगैरह वो दे देता था। तो यहाँ पर इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में भी उसने यही किया। अकॉर्डिंग टू यून सेंग के मुताबिक हर्षवर्धन वाज़ सो लेविश that he emptied the treasury and even gave away the clothes and jewels he was wearing. लेविश बोलो तो विलासी बोल लो। कहने का मतलब ये था कि ये ऐसा दिलफेक आदमी था कि ये ना पैसा बहुत बाँटता था। इसने जितने भी इनके शाही दरबार वगैरह थे वो खाली हो गए थे, खजाने वगैरह इनके खाली हो गए थे। इसने इतना पैसा बाँट दिया था और यहाँ तक कि अपने कपड़े, अपने जो ज़ेवर ये पहनता था वो भी इसने बाँटे थे। दानवीर बहुत था, मतलब दान वगैरह बहुत करता था। दान की जहाँ बात आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन का नाम आता है? बताओ? सूर्यपुत्र कर्ण का। उनसे बड़ा दानी ना हुआ ना होगा। तो ये भी दान-वान करते थे, बट इन्होंने कोई अपना कवच वगैरह दान नहीं दिया, अपने प्राण दान नहीं दिए। तो दानवीर तो कर्ण थे वैसे, नो डाउट। कह रहे हो कहाँ जा रहे हो सर, ये टॉपिक से हट के नहीं है, दान से बात आई है ना। तो सूर्यपुत्र कर्ण आप जानते ही हो, महाभारत के टाइम पे सबसे बड़े दानी थे वो। तो इन्होंने भी दान वगैरह करे, हर्षवर्धन ने भी दान खूब करे, इन्होंने पूरे भंडार खाली कर दिए अपने। तो ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए यार कि अपने भंडार खाली हो रहे हैं। हिज स्टेटमेंट माइट बी वन एडमायरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये था बेसिकली 5 साल में वो एक कॉन्फ्रेंस कराता था, असेंबली कराता था और उसमें सभी लोग धर्म के लोगों को आके सम्मानित वो करता था। तो ये थी कुछ हर्षवर्धन के लाइफ के बारे में कि क्या-क्या उसने किया। इससे पहले जो आपके रूलर्स थे, जैसे उनके भाई थे राज्यवर्धन और जो उनके प्रभाकर वर्धन बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं, बट कन्फर्म कुछ नहीं है। प्रभाकर वर्धन जो थे वो इतना ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं था, इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन ही हैं, उन्हीं को ध्यान रखना। तो ये था हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बेसिकली कल ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएँगे आपके साउथ इंडियन में पल्लवास के ऊपर, वो हम पढ़ाएँगे आपको अच्छे से, क्या थे ये, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हर्षवर्धन है, शॉर्ट लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग है। तो चलो फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर पर्सनली मेल कर लो। क्राउन सक्सेस इंस्टाग्राम है, उस वहाँ पे मैसेज कर दो, जवाब हर जगह दिया जाएगा। तो चलो फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना यार, है ना? और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी तो चल ही रही है, तो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।